लियु स्तुति बुधुदाती माँ अपनी सावली अनगढ़ उंगलियों से रामायण के पन्ने पलटते हुए मुझे हवन कुंड में आग ले जाने का इशारा करती। मैं दरवाजे से निकलते निकलते साक्षात गौरी बनी माँ को देखता, जो पति के सामने ही मृत्यु का वरदान मांगते हुए आंखें मूंद लिया करती थी। शायद यही उनकी निश्चल विनती ही थी, जो भगवान ने सुन ली और पूरी कर दी। मैंने सहमते हुए घर में कदम रखा। सब कुछ अव्यवस्थित था। चारों ओर अनाड़ी हाथों की स्पष्ट छाप थी। घर भर में बिखरी किताबें, कागज, जूते, चप्पल माँ की अनुपस्थिति का एहसास दिला रही थी। माँ थी तो घर दमकता रहता। मजाल है जो एक तिनका भी इधर से उधर हो जाए। उसी घर में आज मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। घर में फैला सन्नाटा हृदय की धड़कन बढ़ा रहा है। चारों ओर भटकती मेरी निगाहें पूजा घर के सामने ठहर गई। ठीक सामने एक छोटा सा सफेद मंदिर, शादी की 25वीं वर्षगांठ पर पापा का दिया हुआ अप्रितम उपहार, माँ को प्राणों से भी ज्यादा प्यारा था। हर सुबह स्नान ध्यान के बाद उसे आंचल से साफ करते समय उनका चेहरा बहुरंगी फुहारों से नहा उठता था। पति का उपहार व भगवान की पूजा, परिणय और भक्ति के दो रंग अपनी अपनी छाप छोड़ने की होड़ में तीसरा बन जाते। बड़े बड़े बच्चों के सामने माँ की आंतरिक अनुभूतियाँ छुपाए न छुपती तो वे बिना बात ही हंस पड़ती थी। पूजा का कमरा वैसा ही था जैसा वे रखती थी। मंदिर के बगल में एक तरफ कनीने से लगी रामायण, गीता आदि धार्मिक किताबें, तो दूसरी तरफ चंदन, रोली, सिंदूर, अगरबत्ती, धूप बत्ती, चावल, रुई, कलावा और तांबे के बर्तन। लगा जैसे थोड़ी ही देर में माँ रामायण का सहस्वर पाठ करने लगेंगी। मैं कुछ देर तक यूं ही पूजा घर के सामने दरवाजे से सिर टिकाए खड़ी रही। कंधे पर मृदुल स्पर्श पाकर मैं घूमी तो सामने पापा खड़े थे। मैं खुद को रोक नहीं पाई और पापा की बाहों में झूल गई। पापा, ये क्या हो गया, कहना चाहती थी, मगर आवाज जैसे गले में फंस कर रह गई। जैसे तैसे कह पाई, आपने मुझे पहले खबर भी नहीं दी। हार्ट फेल की पहले से क्या खबर देता बेटा। और फिर मर्द शरीर बहुत बड़ा भार बन जाता है, जिसे ज्यादा देर घर में नहीं रखा जा सकता। पापा की उंगलियां होले होले मेरे सिर पर सहला रही थी। कभी कभी शब्दों से परे भी कितना कुछ संप्रेषित हो जाता है। अपने सिर पर उनकी उंगलियों के स्पर्श से मैंने महसूस किया कि तिल तिल टूटने लगे हैं। पापा, एक जमाने का लोह पुरुष भीतर ही भीतर खोखला हो गया है। माँ थी तो बड़ा सहारा था, अब नितांत अकेले रह गई। जिम्मेदारियां कम थोड़ी ही हैं। आशा की शादी करनी है, छोटे की पढ़ाई पूरी करनी है। शायद ये जिम्मेदारियां ही उन्हें बिखरने से रोके हुए हैं। 2-3 दिनों में मेहमान घर से भर गया। चाची, ताई, बुआ सब अपने अपने बाल बच्चों के साथ आ गई। घर में भीड़ तो थी ही, पर एक अजीब सी खामोशी थी। बुआ चाची की कानों फूसियां थी तो कहीं मर्दों का जमावड़ा था। बहुएं और लड़कियां काम में लगी थी। बस नहीं थी तो मेरी माँ। मेरी विवाह के समय कभी लोगों की आवभगत करती माँ, एकांत में बेटी के बिछोह में स्नेह विगलित दुख के आंसू पोंछती माँ, रसोई में बैठी आज से तपते चेहरे वाली माँ, आते जाते मेहमानों के पैर छूती माँ, भंडार से सामान निकालती माँ और मुंह छिपाए रोते पापा को आत्मीय झिड़कती देती माँ। माँ की एक एक छवि चलचित्र सी मेरी आंखों के सामने तैर रही थी। माँ की मृत्यु पर संबंधियों के औपचारिक व्यवहार ने हम तीनों भाई बहनों को स्तब्ध कर दिया। 13वीं के दिन महापात्र का सामान देते समय
मुंह में दुपट्टा दबाकर सुबक पड़ने वाली आशा पीछे से आते संवेद रुदन को सुन हिचकियां दबाकर अंदर भाग गई। छोटे के पास बैठी मैं मुख हो गई थी। आशा फिर बाहर जाने को हुई कि आंगन से आती चाची की सवर लहरी, हाय जीजी, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? सुनकर ठिठक गई दीदी, पापा ने इन सब की ढोंग दिखाने के लिए क्यों बुला लिया? ये वही चाची है जो जिंदगी भर माँ को ताने मार मार कर छीलती रही। आशा ने भीतर का दुख और गुस्सा दबाकर कहा, क्या कहूँ? क्यों बुला लिया? न बुलाते तो शिकायतों का अटूट सिलसिला पापा का उम्र भर चैन से न जीने देता। उन्हें भी तो समाज में रहना है और यही लोग समाज हैं। आज के सगे भाई बहन कल रिश्तेदार और परसों समाज बन जाते हैं। आशा जरा हलवाई से मुन्ने को लड्डू तो दिलवा दे, बड़ी देर से रो रहा है। पसीना पोंछती हुई चाची आई और धम से पंखे के सामने बैठ गई। चाची, अभी रो कौन रहा था? आशा ने हैरानी से पूछा। अरे मैं ही थी। इस मौके पर जब कढ़ाई में पहली पूरी पड़ती है तो रोया जाता है। बड़ी जीजी बाहर बैठी थी, इसलिए मुझे ही पहली पूरी डालने की रस्म निभानी पड़ी, इसलिए रोना पड़ा। अब आशा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। मुझे डर लगा कि वह कुछ अनाप शनाप न कह बैठे, लेकिन चाची आंगन में नवागत पड़ोसन को देख पल्ले से मुंह दबाती कमरे से निकल गई। वे जीजी के प्रति शोक प्रकट करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। कुछ ही देर में उनके औपचारिक रुदन का स्वर वातावरण में फैल गया। 4-5 महिलाएं उनके सिर और पीठ पर हाथ फेरते हुए उन्हें चुप कराने लगी। छोटे मेरे पैर पर सिर रखकर रखे रखे सो गया था। उसे लिटाकर उठी तो अपने और आशा के बारे में सुनाई पड़ा। लड़कियां कहाँ हैं? क्या कर रही हैं? तब किसी ने कहा, भीतर बैठी हैं। सुना है बेटियों ने एक भी आंसू नहीं बहाया। न जाने कैसी बेटियां हैं। गिराया पत्थर का कलेजा है दोनों का। इस पर क्या कहा गया सुनाई नहीं पड़ा। बाहर गई तो सब तिरस्कृत निगाहों से घूर रही थी। माँ चली गई पर समय नहीं रुका। 13वीं हो जाने के बाद धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए। आशा का कॉलेज, छोटे का स्कूल और पापा का ऑफिस जाना शुरू हो गया था। मगर घर आंगन के चप्पे चप्पे पर एक अजीब सा शून्य फैल गया था। पापा को ऑफिस जाने में रोज देर होने लगी थी। छोटे अक्सर बिना खाना खाए जाने लगा। आशा का कॉलेज भी आज दिन छूटने लगा। माँ के अचानक चले जाने के बाद पता लगा कि हम सब कितने आश्रित थे उन पर। आश्चर्य तब हुआ जब मैं नाश्ता लेकर गई तो देखा छोटे भी पहले घंटी ठुनकने के बाद तैयार होता था, फिर नखरे करके खाना खाता। माँ के लाड़ प्यार ने उसे अब भी छोटा बना रखा था, वरना 12-13 साल का लड़का छोटा नहीं होता। आज तैयार होकर खुद नाश्ता करने बैठ गया। आधा पराठा खाया और उठ गया। दीदी भूख नहीं है। खा लो भैया, दिन भर भूखे रहोगे। मैं तो जानती भी नहीं कि माँ इसे कैसे मनाती थी। कुछ नहीं सूझा तो पूछा, माँ की याद आ रही है? उसने आंखें नीची कर ली और फिर बोला, दीदी क्या अब माँ कभी वापस नहीं आ सकती? नहीं भैया। मैंने मुश्किल से अपने को रोका और वह हिचकियाँ लेता हुआ मुझसे लिपट गया। ये क्या हो रहा है छोटे? तुम्हें स्कूल नहीं जाना? चलो बस्ता उठाओ। पापा नहाकर सीधे कमरे में चले आए।
छोटी ने बस्ता उठाया और चुपचाप निकल गया। मैं बाहर आई, वहाँ आशा चौखट पकड़े रो रही थी। मुझे देखते ही लिपट गई। पीछे पीछे पापा भी आ गए। वो भी हमें रोता देखकर बोले, आशा बेटा तुम तो धीरज रखो, तुम्हें देखकर छोटे भी रोएगा, चलो खाना लगाओ। भारी आवाज में पापा ने कहा। उसके बाद 2-4 दिन घर व्यवस्थित करने में निकल गए। अकेला घर काटने को दौड़ रहा था। चारों ओर माँ का स्पर्श विहल कर रहा था। उस दिन इतवार था, सब लोग घर में ही थे। मैं नहा कर निकली तो देखा पापा गंदे कपड़ों का ढेर लगाए बैठे थे। मैंने ड्राई क्लीन करने वाले कपड़े एक तरफ रखे और बाकी कपड़े बाथरूम में डाल आई। खाना लगाकर पापा को बुलाने गई तो देखा वे बाथरूम में बैठे बनियान में बहुत सा साबुन लगाए उसे धोने की कोशिश कर रहे हैं। तब मैंने पूछा, ये क्या पापा? मैंने उनके हाथ से बनियान छीन ली। आप छोड़िए, मैं धो दूंगी। तुम कब तक धोओगी? फिर तुम्हारे जाने के बाद अकेली आशा क्या क्या करेगी? तुम्हारा क्या ठिकाना? कब अशोक लेने आ जाए? सच ही तो कह रहे हैं पापा। मैं तो भूल ही गई कि मुझे जाना भी है। पता नहीं गुड़िया कैसे रहती होगी, बेचारी है भी कितनी सी। मैं तो तार पाते ही अशोक के साथ चली आई थी। इतनी छोटी बच्ची मेरे बिना कैसे रहती होगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गुड़िया के भोले मुख की स्मृति मुझे उदास कर गई। क्या करूं? चली जाऊं या उसे यहीं बुला लूं? मुझे छोड़ने आए अशोक 2 दिन रुककर चले गए थे। तब से कोई पत्र भी नहीं आया। 20-25 दिन होने को आए। उन्होंने तो कह दिया था कि जब ठीक समझो तब आ जाना। इस बीच अशोक ने अम्मा जी को बुला लिया होगा। गुड़िया परेशान कर देती होगी। क्या पता भूखी ही स्कूल चली जाती हो। एकाएक मेरे हृदय में ऐसी वेदना उठी कि लगा किसी भी तरह गुड़िया मुझे मिल जाए और मैं उसे अंक में भींच लूं। दीदी खाना खाने चलो, आशा ने कहा तो मैं चौंक गई। अरे पापा पहुंच भी गए। मैं अनमनी सी जाकर बैठ गई। सब चुपचाप खा रही थी। बीच बीच में पापा सबको बहलाने की कोशिश कर रहे थे। नीता तुम गुड़िया को क्यों छोड़ आई? पापा ने पूछा। पापा एकदम से मैं चली आई थी ना। उस समय सुबोध और तारा वहीं थे, इसलिए मैंने प्लेट में उंगलियां घुमाते हुए कहा, उसे ले आती तो इन दोनों का भी मन लगा रहता। वहाँ कैसे रहती होगी तुम्हारे बिना? अम्मा जी आ गई होंगी। दीदी गुड़िया को बुला लो ना, छोटी ने कहा। हमें भी अच्छा लगेगा। अब दीदी कितने दिन के लिए बुलाएगी उसे, इसे भी तो जाना है। फिर मेरी ओर घूमकर बोले, नीता तुम बता देना तुम्हारे लिए क्या क्या करना होगा। भाई मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। सचमुच पापा को कुछ नहीं मालूम था। सारे आडंबर माँ ही समेटती थी। किसको क्या देना है, कहाँ क्या व्यवहार निभाना है, सब वही बताती थी। हर बार मेरे जाने के 4 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती थी। ढूंढ ढूंढ कर मेरी पसंद की चीजें बनाती थी। आशा अक्सर कहती, दीदी तुम जल्दी जल्दी आया करो तो हमारा भी भला होता रहेगा। और फिर चलते समय सामान की तैयारी, कभी डलिया बांध रही है तो कभी मिठाई बना रही है। विदाई में मेरी साड़ियाँ और गुड़िया को कपड़े जरूर देती थी। चलते समय अशोक का टीका भी जरूर करती थी। उनकी डलियाँ देखकर अशोक कहते थे, ये सब कैसे जाएगा, वहाँ सब मिलता है माँ। सुनकर माँ की आंखें भर आती थी।
जानती हूँ बेटा, तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं है, पर मुझे यह सोचकर संतोष मिल जाता है कि अपने घर पहुंचकर भी नीता 4-6 दिन मेरे हाथ की बनी चीजें खा लेगी। ऐसे समय कुछ नहीं दिया जाता। पापा और मैं अभी जा ही कहाँ रही हूँ। मेरे स्वर में पीड़ा छलक पड़ी। दीदी तुम मत जाना, गुड़िया को भी यहीं बुला लो, छोटे ने लिपटकर प्यार से अपनी दीदी से कहा। और अगर आज ही अशोक आ गया तो? पापा ने कहा तो दोनों के चेहरे उतर गए। आशा उठ गई, पर जाते जाते फुसफुसा गई, दीदी अभी जाओगी तो मेरी पढ़ाई चौपट समझो। कैसे जाऊं इन्हें छोड़कर? आशा पढ़ नहीं पाएगी, छोटे रो रो कर आधा हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगी, गुड़िया को भी यहीं बुला लूंगी। पर फिर अशोक कैसे रहेगा? अम्मा जी ज्यादा दिन नहीं रुक सकेंगी, क्योंकि उनके बिना गांव में बाबूजी का परेशानी हो जाएगी। तारा पढ़ेगी या घर संभालेगी? हे भगवान, मैं क्या करूं? चाची को बुला लूं, लेकिन चाची के सामने छोटे के सहमे चेहरे ने मुझे सहरा दिया। मैं चुपचाप जाकर माँ के पूजा घर में बैठ गई। लगा जैसे सारी उलझनों से मुक्त होकर शांति और पवित्रता के घेरे में आ गई हूँ। इस शांति को बूंद बूंद घुटकते हुए पीतल की मूर्ति को हाथ में लेकर सिंदूर लगाया तो लगा माँ पीछे खड़ी है। अरे पहले नहला तो ले भगवान को, और फिर वही चित पचित स्नेहित हंसी। मेरी आंखों के सामने वे तमाम दृश्य जो कि तो तैरने लगे। पूजा घर में अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू, छोटी सी घंटी की खनक, अशुद्ध उच्चारण में सी स्तुति बुदबुदाती माँ अपनी सावली अनगढ़ उंगलियों से रामायण के पन्ने उलटते हुए मुझे हवन कुंड में आग ले आने का इशारा करती। मैं दरवाजे से निकलते निकलते साक्षात गौरी बनी माँ को देखती, जो पति के सामने ही मृत्यु का वरदान मांगते हुए आंख मूंद लिया करती थी। शायद यह उनकी निश्चल विनती ही थी, जो कि आखिरकार भगवान ने सुन भी ली और उसे पूरा भी कर दिया। दीदी तुम्हारा पत्र आया है। आशा ने एक लिफाफा मेरी गोद में डाल दिया। अशोक का संक्षिप्त सा पत्र था। गुड़िया बीमार है, मैं 10 की सुबह आ रहा हूँ। पढ़कर पत्र मैंने रामायण में दबा दिया और बैठी की बैठी रह गई निश्चल निशब्द। तारीख याद करने की कोशिश की तो याद आया 10 तारीख तो कल ही है। अब क्या होगा नीता के साथ? स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दी लाइक और चैनल को कर दे